ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई पोम है और जॉन किट्स रोमांटिक रिवाइवल के सबसे कम एज के पोएट थे। मात्र 26 वर्ष की आयु में जॉन किट्स टर्बोक्लोसिस मतलब टीबी से ग्रसित हो गए थे और उनकी मौत हो गई थी। बट इन द वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ लाइफ, अपने बड़े छोटे से ही उम्र में जॉन किट्स ने बहुत सुंदर सारी रचनाओं से इंग्लिश लिटरेचर को इनरिच किया है। व्यूअर्स, जॉन किट्स की जो जितनी भी कविताएं आप पढ़ेंगे उनमें आप ब्यूटी का बड़ा सुंदर रिफ्लेक्शन पाएंगे। मतलब ब्यूटी को बड़े सुंदर ढंग से ब्यूटीफाई किया है जॉन किट्स ने। लेकिन ब्यूटी के साथ साथ उसके अंदर की एक पेन, एक अंदर से दुख और दर्द का भी प्रतिचित्रण बड़े ही सजीव ढंग से जॉन किट्स ने किया है। जॉन किट्स का मानना था अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, राइट। तो इस कविता में भी ऑटम सीजन का बड़ा ही सुंदर यहाँ पर कवि ने उसको पोर्ट्रेट किया है हमारे सामने में। बच्चों, यह कविता जो है 3 डिफरेंट स्टेंजाज में है, 3 स्टेंजाज में है और हर एक स्टेंजा में 11 लाइन्स हैं। सो वी हैव एज मेनी एज 11 into 3 33 लाइन्स। पोइट्री थोड़ी सी कुछ बड़ी है, इसलिए आप मेरे साथ बने रहेंगे, वीडियो को बिल्कुल ही स्किप नहीं करेंगे तो आपको इस कविता के सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इनका जो फर्स्ट स्टेंजा है, इस स्टेंजा में पोएट ने एड्रेस किया है ऑटम को बताया है, पर्सोनिफाई किया है, ठीक है। और कहते हैं, क्या बताते हैं कि ऑटम और सन के बीच में बड़ा ही क्लोज रिलेशन है। दे आर bosom friend, right? The relation between sun and the season is very intimacy, राइट। तो उनके इंटीमेसी को उन्होंने इसमें बताया है। सेकेंड स्टेंजा जब हम पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने आप देखेंगे कि ऑटम को एक गॉडेस के रूप में इन्होंने पोर्ट्रेट किया है, ठीक है। और थर्ड स्टेंजा में वे कहते हैं, एक तरह से चैलेंजिंग यहाँ पर लिखा है पोएट ने कि अब तक के जितने भी पोएट थे ना, उन्होंने स्प्रिंग के बारे में बातें लिखी थी। कहा भी जाता है स्प्रिंग इज द किंग ऑफ द सीजन, बिल्कुल ठीक। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ऑटम को स्प्रिंग के सामने खड़ा कर दिया है और अपने तरीके से प्रूव करने का प्रयास किया है कि ऑटम स्प्रिंग से किसी भी मामले में कम नहीं है। तो बड़ा ही सुंदर इस 3 स्टेंजा में हम देखेंगे ऑटम के साथ पोएट का रिलेशन। तो चलिए बने रहिए मेरे इस चैनल पर, ठीक है। अगर आपने अब तक अपना कॉपी पेन पेपर नहीं निकाला है तो निकाल कर जल्दी से रेडी हो जाइए। मैं अभी आपके सामने इसकी व्याख्या कर रहा हूं। आशा है आप पेन और पेपर लेकर रेडी हो गए होंगे। तो चलिए बिना कोई समय गमाए पढ़ते हैं इस पोएट्री को। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो fruitfulness, close bosom friend of maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruit the vine that round the thatched ave run, to bend with apple the mosses cottage tree, and feel all fruit with rapins to the core, to swell the ground and plumb the hazel shale with a sweet kernel, to set budding more and still more latter flower for the bees, until they think warm day will never cease, for summer has overbrimmed with clammy sail. Student, this is the very first stanza of this poem. और देखिए स्टेंजा में क्या कहता है, सीजन ऑफ मिस्ट। ऑटम जो है यह क्या है, सीजन ऑफ मिस्ट। मिस्ट मतलब कुहासा, कोहरे का यह सीजन है। यह सीजन एक्चुअली जब आता है तो उस समय कोहरा छाया रहता है, थोड़ी बहुत वातावरण में कोहरा रहता है, इसलिए बता रहे हैं सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो। मेलो मीन्स, मेलो मतलब होता है फेवरेबल कलर,
किसका फेवरेबल है भाई? फ्रूटफुलनेस का। मतलब यह जो सीजन है मिस्ट का तो है, लेकिन फ्रूट का अच्छा सीजन है। इन दैट पर्टिकुलर सीजन फ्रूट क्या होता है? पकता है, राइप करता है। इसलिए लिखा है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो। मेलो मतलब फेवरेबल फॉर फ्रूट्स। यहाँ पर देखिए एम साउंड का रिपीटेशन किया गया है पोएट के द्वारा। आगे बोल रहे हैं क्लोज बुजूम फ्रेंड। क्लोज एंड बुजूम फ्रेंड हम उसको कहते हैं जो हमारे बहुत ही करीबी होते हैं। ऑफ द मैच्योर सन। मैच्योर सन मतलब सन, यहाँ पर सन रेज जो है उसके वार्मथ को, उसकी गर्मी को हम महसूस कर पाते हैं इस सीजन में। इसलिए पोएट ने लिखा कैसा सन? मैच्योर सन। तो यह सीजन कैसा है? मिस्ट का है, मेलो फ्रूटफुलनेस का है। जो सीजन किसका क्लोज फ्रेंड है? सन का। तो सन और सीजन का इन्होंने इंटीमेसी बताया यहाँ। Conspiring with him how to load and blaze with fruit and find that around the thirst have run. Conspiring, कंस्पायरिंग मतलब होता है षड्यंत्र करना, लेकिन यहाँ पर बड़ा ही पॉजिटिवली इसका यूज किया है पोएट ने। और कह रहे हैं कंस्पायरिंग मतलब विचार कर रहा है, सोच कर रहा है, प्लानिंग बना रहा है। किसके साथ? सीजन प्लानिंग बना रहा है सन के साथ। with him how to load and blaze with fruit and wine। कि वाइन मतलब क्या होता है? लताएं। लताएं देखा, लेकिन इसको आप कहते हैं क्रीपर। वाइन, कि वाइन में फ्रूट कैसे भर दें, किस तरीके से, इसका विचार विमर्श कर रहा है सीजन। कौन सा सीजन? ऑटम सीजन। किसके साथ? सन के साथ। दैट राउंड द थैस्ट एव रन। अब क्या है? थैच मतलब होता है जो झोपड़ी के ऊपर जो छत बना रहता है, आप कह सकते हैं रीट वगैरह का। तो थैस्ट इव रन, जो झोपड़ी का जो ऊपर है, ऊपरी हिस्सा से हम छप्पर कहते हैं हिंदी में, उसके ऊपर फ्रूट और जो वाइन है उसमें फ्रूट भर दें, इसका विचार कर रहा है सीजन सन के साथ। और क्या कर रहा है? टू बैंड द एप्पल द मोस्ट कॉटेज ट्री। मोस्ट, मोस्ट मतलब काई लगे हुए। कॉटेज ट्री के सामने, झोपड़ी के सामने जो एप्पल है उसको बैंड कर दें। बैंड कब होता है? होता है ट्री जब उस पर काफी फल लग जाते हैं। तो वह चाह रहा है ऑटम कि एप्पल ट्री पर इतने फल आ जाएं जो कि वह लद जाए, वह झुक जाए। एंड फील ऑल फ्रूट्स विथ रैपन टू द कोर। और कैसा झुक जाए? ऐसा फ्रूट से जो कि पका हुआ हो। रैपन मतलब पका हुआ हो, कहां तक? कोर तक, अंदर तक पका हुआ। पूरे पके हुए फलों के साथ वह पेड़ जो झोपड़ी के सामने है उसे झुका देना चाहता है सीजन। राइट, चलिए आगे देखते हैं। टू स्वेल द गार्ड। गार्ड मतलब, गार्ड आपने देखा होगा, सब्जी है, कद्दू। गार्ड कब स्वेल करता है? जब वह मैच्योर हो जाता है ना। एंड प्लम्प द हेजल शेल। और हेजल शेल भी एक प्रकार का नट है, उसे भी प्लम्प करता है, पकाना है। विथ स्वीट कर्नल्स। कर्नल मतलब होता है गूदा, फ्लैपी पार्ट, फ्लैपी पार्ट, राइट। उसमें स्वीट कर्नल हो जाए उसका, टू सेट बर्डिंग मोर, ताकि उसमें बहुत अधिक बर्डिंग आवे। एंड स्टील मोर, और उसके ज्यादा और ज्यादा, लेटर फ्लावर फॉर द बीज। और फिर उसमें फूल आवे, और वह फूल किसके लिए हो? बीज के लिए, मधुमक्खियों के लिए। until they think warm they will never cease। तब तक, जब तक कि वह मधुमक्खियां यह सोचे, क्योंकि इंग्लैंड में ठंडा अधिक पड़ता है, इसलिए वार्म को वे बड़े उत्साह से मनाते हैं और उसकी आशा में रहते हैं। तो कहता है कि यह तब उसमें फूल तब तक हम लगा दें कि यह जो बीज है, यह जो मधुमक्खियां हैं, यह सोचे कि यह जो गर्म वाला दिन है कभी जाने वाला नहीं है। नेवर सीज फॉर समर हैज नो ब्रीम्ड विथ क्लैमी सेल। फॉर समर हैज नो ब्रिम। समर जो है, ब्रिम मतलब देखिए नीचे में आपके इस बुक में ही नीचे में इसका मीनिंग भी दिया गया है। ओवर ब्रिम मतलब फुल, क्लैमी मतलब अनप्लीजेंटली वे। तो क्या बोल रहा है? क्या समर आने के बाद तो गर्मी तो काफी बढ़ जाएगी, इसलिए उस समय जो सेल है, उसका जो मधुमक्खी का जो छत्ता है, वह पूरा का पूरा भर जाए। किससे? फ्लावर के नेक्टर से। ठीक है,
तो ये ऐसा कुछ सोच रहा है। सो इन द फर्स्ट स्टेंजा हमने क्या देखा, हमें बताया गया ऑटम के बारे में और उसकी एक्टिविटीज के बारे में जो वह करना चाहता है, जो वो सोच रहा है अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड सन के साथ। ठीक है, चलिए स्टेंजा नंबर 2 में अब हम लोग स्टेप करें। और स्टेंजा नंबर 2 में पोएट ने यहाँ पर ऑटम को एक गॉडेस के रूप में पोर्ट्रेट किया है। Who had not seen thee oft amidst thy store, who hath not seen, who has not seen, यहाँ पर देखिए hath ओल्डन अंग्रेजी में इंग्लिश में लिखी जाती थी जो हैज का रूप था। अगर मैं अभी के इंग्लिश में इसे ट्रांसफर करूं तो क्या हो जाएगा, who has not seen you of amid your store, जिसने कि तुमको अब तक नहीं देखा हो तुम्हारे स्टोर में। राइट, ऑफ्ट मत यहाँ पर ऑफन का शॉर्ट फॉर्म है। समटाइम्स whoever seek abroad may find, कभी कभी लोग ऑटम के बारे में बता रहे हैं, कहाँ सीख करते हैं उसको, कहाँ खोजते हैं, अब्रोड बाहर में, और शायद पा भी जाते हैं। दी सीटिंग केयरलेसली ऑन ग्रैनरी फ्लोर, लेकिन तुम हो रहती कहाँ है, ग्रैनरी फ्लोर पर। उस समय फसल कट के रेडी हो जाते हैं तो ग्रेन पाया जा सकता है, उसके फ्लोर पर ऑटम दिखाई पड़ता है। फिर यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया है पोएट ने, द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय विनोइंग विन। विनोइंग क्या होता है, आपने देखा होगा फसल जब तैयार हो जाती है तो फसल से भूसी निकालने के लिए उसे हवा में हम उड़ाते हैं ताकि उसकी जो भूसी है वो बाहर निकल जाए और अनाज के दाने मिल जाए। तो इस प्रोसेस को कहता है विनोइंग। और विनोइंग के समय में आप जब हवा में रहेंगे तो आपके बाल लहराएंगे। तो पोएट कह रहा है द हेयर सॉफ्ट, तुम्हारा हेयर उड़ता है विनोइंग विंड में। ठीक है, तो यहाँ पर द सॉफ्ट हेयर सॉफ्ट में मेटाफर है, साथ ही साथ पर्सोनिफिकेशन भी है। और ऑन हाफ रैप्ड फॉरो अराउंड अस्लीप, या कहां पाया जाता है, हाफ रैप्ड, आधा पका हुआ। फॉरो, फॉरो क्या होता है, कतार, कॉलम होती है। जब खेत में फसल की कटाई होती है ना तो उसे एक कतार में रखा जाता है, तो वही कहता है वहां भी तुम्हें लोग देख सकता है सोए हुए। ड्रॉज विथ फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल दे हुक, ड्रॉस्ट, ड्रॉज मतलब नींद से अलसाया हुआ, विद द फ्यूम ऑफ पपीज, फ्यूम मतलब यहाँ हुआ सेंट, किसके सेंट से, पपीज के सेंट से। पपी क्या है भाई, एक प्रकार का बड़ा ही आकर्षक अट्रैक्टिव कलरफुल फ्लावर है। वाइल दाई हुक, जब तुम्हें काटा जाता है तो ऐसा मालूम पड़ता है। देखिए पोएट ने यहाँ पर सिमिली का यूज किया, सॉरी मेटाफोर का यूज किया। तुम क्या करती है, ड्रॉस्ट विथ फ्यूम, तुम एकदम नींद से भरी रहती है पॉपी के फ्यूम से, पॉपी के धुएं से, मतलब पॉपी के सेंट से। जब तुम्हें लोग दाय हुक, वह तुम्हें काटता है। हुक मतलब हंसिया, हंसिया मतलब समझ से कि फसल की कटाई होती है। स्पेयर द नेक्स्ट स्वार्थ एंड ऑल इट्स ट्वीन फ्लावर। देखिए यहाँ पर जितने भी नए वर्ड दिए गए हैं इसका मीनिंग यहाँ पर दिया। देखिए स्वार्थ, स्वार्थ मतलब रो ऑफ लाइन, ग्रास और क्रॉप्स। तो क्या बोल रहा है पोएट, स्पेयर द नेक्स्ट स्वार्थ एंड ऑल इट्स ट्वीन फ्लावर। स्पेयर मतलब छूटा हुआ होता है, कहाँ, स्वार्थ में। स्वार्थ मतलब ग्रास या क्रॉप्स का लाइन, एंड इस ट्वीन फ्लावर, और उसके ट्वीन फ्लावर के पास तुम पाया जा सकता है। एंड समटाइम, और कभी कभी, लाइक ए ग्लेनर, ग्लेनर मतलब फॉर्म में जो काम करते हैं मजदूर, और यहाँ पर लाइक का यूज किया है, सिमिली का यूज किया है पोएट ने। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लेनर दो डोस्ट कीप, एंड कभी कभी ग्रेनर मतलब किसान, जो काम करने वाले मजदूर हैं, दाव डू कीप, वह तुमको रखता है। दाव मतलब यू, डू मतलब डोस मतलब डू, वह तुमको रखता है कहाँ, स्टेडी द लैडन हेड अक्रॉस द ब्रुक। ब्रुक मतलब होता है छोटी सी नदी, राइट। स्टेडी द लैडन हेड अक्रॉस, कहां पर, नदी के इस पार से उस पार अपने माथे पर तुमको रखता है। मतलब जब किसान
फसल काट के माथे पर लेके जाते हैं तो पोएट कहता है वहां भी ऑटम दिखाई पड़ सकता है। और दे साइडर प्रेस क्या होता है पता है आपको? साइडर प्रेस आप कह सकते हैं जूसर है, मशीन के एक मशीन है जिसके द्वारा फलों का जूस निकाला जाता है, रस निकाला जाता है। पर्टिकुलरली इसका यूज किया जाता है एप्पल के जूस निकालने में। और फिर कहता है तुम्हें कहाँ लोग देख सकता है? साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक। तुम्हारी लुक कैसी होती है? एकदम धीरज वाली, क्योंकि जब प्रेस किया जाएगा तो कष्ट तो होगा ही, और उस कष्ट को बड़े आसानी से झेलता है तू। द वर्स्ट लास्ट ऊजिंग आवर्स बाय आवर। ऊजिंग मतलब निकलना। जब आपने देखा होगा जूसर से बूंद बूंद छोटे छोटे धाराओं में जूस निकलता है, तो द वर्स्ट तुम देखते हो लास्ट बूंद तक घंटों खड़े रह के। तो सेकेंड स्टेंजा में कहा बताया पोएट ने, क्या बताया हमें कि ऑटम पाया कहाँ जा सकता है? क्योंकि खेत में फसल रेडी हो चुका है, तो जब विनोइंग होता है, जब ग्रेन निकाला जाता है भूसे से, वहां देखा जा सकता है। ग्रेनरी फ्लोर पर देखा जा सकता है, पॉपी के साथ देखा जा सकता है, उसमें पॉपीज बहुत अधिक खिलते हैं, या जूसर के पास जहां पर कि जूस निकाला जाता है, क्योंकि जब फ्रूट राइप हो गया है तो जूस निकलेगा। तो यहां पर आप पाए जा सकते हैं। यह दो स्टेंजा का अर्थ समझ में आ रहा है आपको? अब चलिए लास्ट एंड थर्ड स्टेंजा है बच्चों, मैं इसको भी आपके लिए बता रहा हूं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज देखने के साथ साथ लाइक भी कर लेंगे, अपने फ्रेंडों के बीच में शेयर भी कर लेंगे, क्योंकि बच्चों में वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है आपके लिए, तो लाइक और शेयर तो बनता है ना? ठीक है, चलिए थर्ड स्टेंजा चलते हैं। थर्ड स्टेंजा में एक पोएट यहाँ पर एकदम चैलेंजिंग टोन में आ गए हैं और कह रहे हैं ऑटम को, तू चिंता मत कर कि स्प्रिंग कहाँ गया, तू स्प्रिंग का केयर मत कर। जितना स्प्रिंग का इंपॉर्टेंस है उतना तेरा भी इंपॉर्टेंस है। तुम स्प्रिंग से किसी भी मामले में कम नहीं हो। यह एक तरीके से बता रहे हैं पोएट। सो लेट्स स्टार्ट। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे? क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ गए स्प्रिंग, उसकी आवाज, उसके गीत कहाँ गए? थिंक नॉट ऑफ देम। पोएट फिर कह रहा है, अरे उसके बारे में कुछ मत सोचो। दो हैज दैम म्यूजिक टू। तुमको अपनी म्यूजिक खुद है, मतलब तुम स्प्रिंग से किसी भी मामले में कम नहीं हो, तुमको अपनी म्यूजिक खुद है। वाइल बर्ड क्लाउड ब्रूम द शॉप डाइंग डे। स्प्रिंग की खासियत क्या होती है बच्चों? कि उस समय काफी फूल खिले होते हैं ना, धरती का श्रृंगार हो जाता है। तो यहाँ पोएट कहते हैं देखो, बार्ड क्लाउड, बार्ड क्लाउड मतलब टूटे फूटे बादल के टुकड़े इधर से उधर आसमान में घूमते हैं। ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। सॉफ्ट डाइंग डे मतलब दिन जो ढलता है ना, धीरे धीरे, मध्यम मध्यम, आहिस्ते आहिस्ते जो दिन घटता है, उसे कहते हैं सॉफ्ट डाइंग डे। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विथ रॉसी ह्यू। ह्यू मतलब होता है कलर। और क्या करता है? टच द स्टेबल प्लेन। स्टेबल प्लेन मतलब होता है कि जमीन जो है, प्लेन मतलब यहाँ की जमीन, आसमान में बादल, और नीचे में जो स्टेबल प्लेन है। स्टेबल एक्चुअली होता क्या है, जब फसल की कटाई होती है ना, तो ऊपर से तो हम ग्रेन काट के ले जाते हैं उसे अपने खलिहान में, जहां पर उसको हम तैयारी करते हैं, और प्लांट का कुछ हिस्सा जमीन में छुटा सा रहता है, उसे कहते हैं स्टेबल। एंड टच द स्टेबल प्लेन विथ रोजरी ह्यू। तो पोएट कह रहा है आसमान में जो ये बार्ड क्लाउड है, जब उसकी परछाई स्टेबल प्लेन पर पड़ती है तो बड़ा ही रोजी मतलब गुलाबी नुमा, खुशनुमा कलर पैदा लेता है ना? तो अगर बसंत को, अगर स्प्रिंग को इस बात का गुमान है कि उसमें फूल खिलते हैं, तो पोएट कह रहा है यहाँ आसमान से फूल खिलते हैं बादल के रूप में, तो जमीन पर दिखाई देते हैं। Then in wallful core the small gnat mod। उसके बाद क्या होता है? वेलफुल, पेनफुल। कोर मतलब कोरस, जो पीछे से गाने में लोग गाते हैं। स्मॉल ग्नैट्स, ग्नैट्स एक प्रकार का कीट है। मॉड मतलब गाता है। मैंने पहले ही कहा था कि किड्स की कविता में जितनी मात्रा में ब्यूटी रिफ्लेक्ट करती है, उतनी ही मात्रा में
पेन भी रिफ्लेक्ट करता है। तो पोएट कह रहे हैं वेलफुल कोर दैट स्मॉल ग्नैट मॉड, छोटी जैसे जो कीट फतिंगा है उसके रोने की भी, उसके बिलाप की, उसके पेनफुल आवाज भी सुनाई पड़ती है। एमंग द रिवर शैलो बॉर्न अलोफ्ट। रिवर शालो मतलब, देखिए रिवर शालो मतलब विलो ट्री। विलो ट्री पीली पीली सी ट्री होती है जो रिवर के किनारे पाई जाती है। तो कहा यह ग्नैट गाता है रिवर शैलो में, बॉर्न एलॉफ्ट जो उसके किनारे में, एलॉफ्ट मतलब ऊपर, जो पैदा लेता है ऊपर के लिए, और सिंग द लाइट विद लाइट्स और डाई, या डूबता है लाइट्स विंड के साथ, ठीक है। एंड फुल ग्राउंड लैम्प्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली पॉड, और फुल ग्राउंड लैम्प्स, लैम्प्स मतलब भेड़ का बच्चा। कैसा बच्चा है? फुल ग्राउंड है मतलब बड़ा भेड़ का बच्चा जब जोर से चिल्लाता है हील से, है ना, हील से जब वो चिल्लाता है तो उसकी भी आवाज उसे सुनाई पड़ती है। इसको कहा? हीली ब्रॉन्ड, ब्रॉन्ड मतलब ब्रुक, ब्रुक और ब्रॉन्ड मतलब छोटी सी ये कह सकते हैं। हेज क्रिकेट सिंग्स, हेज क्रिकेट सिंग मतलब आपने देखा होगा क्रिकेट एक प्रकार का कीड़ा है जिसे कि अपनी भाषा में झिंगुर कहा जाता है। तो हेज क्रिकेट की भी आवाज आती है, नाउ विथ ट्रेबल शॉफ्ट, अब उसको सुनाई पड़ती है कैसे भाई? सॉफ्टनेस के साथ। द रेड ब्रेस्ट वाइल्स फ्रॉम ए गार्डन क्राफ्ट, रेड ब्रेस्ट एक पक्षी का नाम है जिसके की ब्रेस्ट लाल लाल होते हैं, है ना। तो वह भी गाती है, वह भी सीटी बजाती है फ्रॉम द गार्डन क्रॉप। गार्डन क्रॉप मतलब जो अपने लोग अपने घर में जो जो छोटा सा गार्डन लगाते हैं। एंड गैदरिंग शोलो ट्वीट इन द स्काई, और शोलो जो है आसमान में गैदर करके ट्वीट करती है, मतलब यह भी पक्षी की आवाज है। तो पोएट ने इस स्टेंजा में कहा ऑटम को कि ऑटम तुम चिंता मत कर कि स्प्रिंग कहाँ गया, स्प्रिंग से तुम किसी भी मामले में छोटा नहीं है। स्प्रिंग में भी अगर फ्लावर खिलते हैं तो आसमान से जो टूटे हुए बादल की परछाई जमीन पर आती है वह भी बड़ा सुंदर सा एक दृश्य फ्लावर के ही तरह दिखाता है। और इतने सारे जो लैम्ब हैं, चाहे क्रिकेट हैं, और ये जो रेड ब्रेस्ट है, इनका ट्वीट, इनकी चार्पिंग किसी भी म्यूजिक से कम नहीं लगती। सो स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी वेरी रोमांटिक पोएट पोम, एंड ही वॉज ए रोमांटिक पोएट आई मीन। और इसमें ऑटम को इन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से पोर्ट्रेट किया है। उसकी सुंदरता को एक चैलेंजिंग तौर पर इन्होंने स्प्रिंग के सामने रखा है। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप जहां पर कुछ फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ था वह भी मैंने आपको समझाया है। फिर याद करा दूं, जाते जाते बारी अब आपकी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो, तो अभी लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, ताकि अधिक से अधिक आपका यह चैनल ग्रो करे। ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार कुछ नए पोम, कुछ नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।